आज नई यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी की। और इसमें सबसे पहले हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो बेसिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि बेसिक इकोलॉजी की कॉन्सेप्ट्स जो है आपको पता है, उसका भी रिवीजन होगा ही। लेकिन चूंकि ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसलिए इसको पहले देखेंगे। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में सबसे पहले किस चीज़ की स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, और शर्त ये है कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक साथ एक पर्टिकुलर इलाके में रहने चाहिए, यानी कि दैट लिव टुगेदर इन अ रीजन। तो इस तरीके से भी पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन को हम थोड़ा और टेक्निकल टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसका मतलब ये क्या है। बेसिकली पॉपुलेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग organisms found in सेम एरिया या स्पेस भी कह सकते हैं एट द सेम टाइम। तो जैसे सिंपली हम लोग अपने केस में डिफाइन करते हैं कि लखनऊ की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, या स्टेट की पॉपुलेशन, या इंडिया की पॉपुलेशन, या पूरे अर्थ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो हमको एरिया या स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा। और पॉपुलेशन कब? इसीलिए हर 10 साल पे सेंसस होता है, तो पता चले कि हाँ इतने टाइम इंटरवल में क्या पॉपुलेशन थी। क्योंकि पॉपुलेशन एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज से गुजरती है, चेंज होती रहती है, कभी घटती है कभी बढ़ती है, तो इसलिए टाइम को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो ये जो है ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। अब जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। तो ये जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स स्टडी करने के लिए दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, या दो टाइप के ये माने जाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, और स्पेशली हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो पॉपुलेशन जैसा कुछ होता नहीं है, उनकी तो संख्या लाखों करोड़ों में होती है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के हैं। पहले को हम कहते हैं यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स, और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंस क्या है? यूनिटरी ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे जो उनका स्ट्रक्चर है या जो उनकी बॉडी पार्ट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं डिफाइंड स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें तो लेग्स हो गए या विंग्स हो गई। पता है कि चिड़िया है तो उसमें दो विंग्स हैं, डॉग है तो उसमें जैसे डॉग में कितने, 4 लेग्स। विंग्स कितने हैं बर्ड्स में? 2, डिफाइंड है। लेकिन जब हम बात करते हैं मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है कि यहाँ पे जो टाइमिंग है और फॉर्म, ये दोनों ही प्रेडिक्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि, या थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स आर नॉट डिफाइंड। और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है, यानी कि स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय इटरेशन ऑफ, इटरेशन का मतलब रिपीटेशन होता है,
इटरेशन ऑफ मॉड्यूल्स, और जब स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बार बार रिपीट होते हैं तो इससे क्या निकल के आता है, एक ब्रांचिंग पैटर्न जो है वो निकल के आता है। जैसे एग्जांपल लें हम, तो प्लांट्स आप जानते हैं, मेनी प्लांट्स एंड मेनी सेसाइल बेंथिक। सेसाइल का मतलब जो बॉटम से फिक्स रहते हैं, और बेंथिक मतलब कि बिल्कुल नीचे लेवल वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो होते हैं ये मॉड्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स में ही हम सिंपली देख लें, दो अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले पीपल के प्लांट को अगर हम देखें तो ब्रांचिंग पैटर्न अलग अलग होगा, किसी में कहीं से ब्रांच निकली होगी, किसी में दूसरी जगह से। लेकिन अगर यहाँ पे दो डॉग्स को कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि उसका पैर जो है पीठ से निकल आया होगा, वो एकदम डिफाइंड स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट होगा। तो इस तरीके से दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे मॉड्यूलर ऑर्गेनिज्म में दो टर्म्स और आते हैं जिसको समझने की जरूरत है। पहला टर्म होता है जेनेट। तो जेनेट का मतलब क्या होता है, इट इज अ सिंगल जेनेटिक इंडिविजुअल, और इसी से मिलता जुलता या इसी का एक और टर्म है रेमीट्स। तो रेमीट्स क्या होते हैं, रेमीट्स दे आर मेनी मॉड्यूल्स ऑफ अ सिंगल जेनेट। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे समझिए, जेनेट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स, प्लांट्स में अगर हम जेनेट का एग्जाम्पल लें तो जेनेट इज एन इंडिविजुअल that arises from seeds। सीड से पैदा होने वाला जो इंडिविजुअल प्लांट होगा उसको हम जेनेट कहेंगे। और फिर इस जेनेट का जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराएंगे तो जितने भी इंडिविजुअल्स अराइज होंगे दे विल बी नोन एज रेमीट्स। तो यहां पे भी एग्जांपल प्लांट्स में ही ले रहे हैं। इन प्लांट्स इंडिविजुअल्स अराइजिंग थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से अराइज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो सिमिलर होगा, जितने भी यहाँ पे इंडिविजुअल्स या जितने भी रेमीट्स फॉर्म होंगे। तो इसी तरीके से प्लांट्स में ही हम अगर मोनोकॉट्स का एग्जांपल ले लें, ग्रेमिनी फैमिली या हाँ ग्रास की जो फैमिली होती है, तो उसमें भी यही है कि घास जो होती है अगर आप ध्यान दें तो जो पूरी पॉपुलेशन है ग्रास की, ग्रासेस की, उसमें कई सारे जेनेट्स हो सकते हैं और हर एक जेनेट के बहुत सारे रेमीट्स हो सकते हैं। तो ये दो टर्म जो है वो जानना जरूरी था, और ये मॉड्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही ये दो टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, जेनेट और रेमीट्स। तो मॉड्यूलर का मतलब ये है कि वो उसका कोई फिक्स शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे आप कोरल्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। कोरल का जो शेप होता है वो फिक्स तो होता नहीं है। मॉड्यूलर टर्म कहाँ से आया है, मॉड्यूलर एक जनरल टर्म है। जैसे आजकल मॉड्यूलर किचन जो है वो बनते हैं घरों में, तो मॉड्यूलर किचन का मतलब ये है कि हम अपनी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं। उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर घर के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो ये था इंट्रोडक्शन पॉपुलेशन इकोलॉजी का। अब हम बात करते हैं जो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स।
पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की स्टडी करनी पड़ती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक कहिए या इसको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि जो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पॉपुलेशन का ही एट्रीब्यूट होता है, वो किसी इंडिविजुअल का एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले एट्रीब्यूट्स जो है वो इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होंगे। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, जैसे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, दूसरा है नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप गेस करें तो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिविजुअल पे लागू नहीं होंगे। डेंसिटी, इंडिविजुअल की डेंसिटी का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। नेटेलिटी, बर्थ रेट, या तो इसको कैसे हम कहेंगे, भाई इंडिविजुअल का बर्थ होता है या डेथ होती है, उसका बर्थ का कोई रेट नहीं होता है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक इंडिविजुअल को आप कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जब पॉपुलेशन होगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करेंगे। तो पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इंडिविजुअल पे लागू नहीं होते हैं। अब यहीं पे एक टर्म और आता है डेमोग्राफी। तो इससे क्या समझते हैं, तो डेमोग्राफी भी जान लीजिए इसकी डेफिनेशन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज द स्टडी ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस and how they change over time। इसका मतलब यही हो गया कि ये जो एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं इनको स्टडी करना, और ये एट्रीब्यूट्स कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो चार ही अभी बताया हमने, इसी से अगर कंपेयर कर लें तो किसी पॉपुलेशन की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है समय के साथ, उसका बर्थ रेट, डेथ रेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग इलाके में, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करेगा कि वो इमाइग्रेंट इंडिविजुअल्स उसमें हैं या ई माइग्रेशन हो रहा है, उसमें से इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो कंबाइंड स्टडी होती है उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब इन एट्रीब्यूट्स को हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या हम कहें बायोमास पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम। तो जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो एरिया लेंगे, और बायोमास की बात करेंगे तो वॉल्यूम लेंगे। इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जाहिर सी बात है किसी इलाके में जितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे डेंसिटी ज़्यादा होगी, या किसी वॉल्यूम में अगर बायोमास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब डेंसिटी, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये भी दो टाइप की हो सकती है, इसको हम लोग देख लें ज़रा। पहली कहलाती है क्रूड डेंसिटी। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है आवाज? हाँ आ रही है सर। आ रही है। तंजीला, नेटवर्क का इशू देखो, चेक करो। तो क्रूड डेंसिटी एक टाइप हो गया, और दूसरा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक या
इकोलॉजिकल डेंसिटी। तो ये दो तरीके की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब क्रूड डेंसिटी क्या होती है इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, इसको हम कहते हैं क्रूड डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि पूरा स्पेस ये एक एक वॉल्यूम हमने ले लिया और इस स्पेस के अंदर कुछ इंडिविजुअल जैसे प्लांट्स ही ग्रो करा दिया हमने, चलो ये प्लांट्स कुछ ग्रो कर गए, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है डेंसिटी पर यूनिट ऑफ टोटल स्पेस, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्रूड डेंसिटी। लेकिन जाहिर सी बात है ये जो प्लांट्स ग्रो किए हैं, चलो इसको लिख देते हैं समझ में आ जाएगा, ये प्लांट्स जो ग्रो किए हैं ऊपर का इलाका तो इन्होंने एक्वायर नहीं किया, ये तो इसी हाइट तक अचीव कर रहे हैं, ये इलाका तो खाली ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रूड डेंसिटी जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, एग्जैक्ट इलाके की जानकारी नहीं दे रहा है ये, जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं या जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उस चीज को डिफाइन करने के लिए फिर ये स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी वाला टर्म जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है स्पेसिफिक या इकोलॉजिकल डेंसिटी? इट इज द डेंसिटी पर यूनिट ऑफ हैबिटेबल स्पेस। ध्यान देना है इसमें, हैबिटेबल स्पेस जितना है, तो अगर हम बात करें तो ये वाला इतना इलाका जो है इसको हम कहेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज स्पेसिफिक डेंसिटी, और पूरा इलाका जो होगा उसको हम कहेंगे क्रूड डेंसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी ये ध्यान रखना है, ये हैबिटेबल स्पेस की बात करता है। तो ये दो टाइप का हमने देख लिया डेंसिटी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन साइज, तो पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट अगर करना है तो सबसे सिंपल तरीका है, क्या करेंगे कि काउंट ऑल इंडिविजुअल्स, सभी इंडिविजुअल्स को काउंट कर लें फ्रॉम अ स्मॉलर सैंपल एरिया, और इतना काउंट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे इसी को, मतलब कि अंदाजा लगा लेंगे, एक्स्ट्रापोलेट ओवर अ लार्जर एरिया, कि भाई अगर इतना बड़ा इलाका है हमारे पास तो हमने इतने इलाके का देख लिया कि यहाँ पे कितने, सपोज 5 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, तो इसका एरिया हमने ले लिया। अब ये पूरा बड़ा वाला जो एरिया है इसको हम देख लेंगे, तो जब इतने में 5 पाए जा रहे हैं तो इतने बड़े एरिया में उसी के हिसाब से ज़्यादा पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे उसका एक रफ एस्टिमेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने का एक तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि देयर आर 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो नॉन मोटाइल हैं या नॉट मोबाइल, इधर उधर मूव नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इंडिविजुअल्स आर मोबाइल। तो फिक्स अगर अपनी जगह पे हैं तब तो ये एक्स्ट्रापोलेट करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल हैं, मूव भी कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, तो जाहिर सी बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम इस जगह पे नंबर चेंज हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है, मोबाइल वाली जो सिचुएशन है, इसके लिए एक अलग तरीका जो है वो पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और इसको कहते हैं, यानी कि यहां पे लिख दें, इन सच केस अ स्पेसिफिक मेथड इज एडॉप्टेड, और वो स्पेसिफिक मेथड क्या है? इट इज नोन एज मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर मेथड। तो इसमें जैसा कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि फिर वही बात, ये बड़ा सा एरिया है हमारे पास, और यहाँ पे एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस स्मॉल एरिया में से जो भी ये 1 2 3 4, मान लीजिए 4 इंडिविजुअल्स हैं, इनको निकाल लेते हैं बाहर। 4 इंडिविजुअल्स हो गए ना, बस समझने के लिए बता रहे हैं। आर टेकन आउट एंड मार्क्ड, उनको मार्क कर दिया जाता है, कलर वलर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, इस तरीके से मार्किंग इसकी करके, और वापस से इस बड़े इलाके में छोड़ देते हैं। खास तौर से कोशिश यही करते हैं कि जहां से निकाला वहीं पे छोड़ दिए। एंड रिलीज्ड बैक इनटू द सेम एरिया। अब जब इनको वापस से डाल दिया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? चूंकि ये इंडिविजुअल्स मोबाइल हैं, उसी केस के लिए मार्क रिकैप्चर मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फिर इस इलाके में घूमते फिरते रहेंगे, और इसकी वजह से ये बाकी की पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएंगे। तो बीइंग मोबाइल, these individuals get mixed up in the entire population। मिक्स हो गए, और मार्किंग उनकी की रखी है, कलर वलर लगा दिया है उनके ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड सैंपल इज टेकन, दोबारा सैंपल लेते हैं, और इस सैंपल में ये देखते हैं कि मार्क्ड इंडिविजुअल्स कितने आए और अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स कितने आए। तो सेकंड सैंपल जब हमने ले लिया, तो उसके बाद यहां पे एक चीज और अज्यूम भी कर लेते हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट रेशियो ऑफ मार्क्ड टू अनमार्क्ड individuals in second sample is same as in फर्स्ट सैंपल। रेशियो की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, रेशियो की बात हो रही है। सेकंड सैंपल में जो रेशियो आ रहा है मार्क्ड और अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स का, उसको फर्स्ट सैंपल के सिमिलर ही मानते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मार्किंग हमने जो की है और डिस्ट्रीब्यूशन रैंडमली हो गया है, क्योंकि अलाउ करते हैं इतना टाइम, तो वो रेशियो सेम ही आना चाहिए। और इस एजम्पशन के बेसिस पे एक फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल किया जाता है पॉपुलेशन साइज के लिए। इसी को तो कैलकुलेट करना है, n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू टोटल इंडिविजुअल्स मार्क्ड इन फर्स्ट सैंपल। फर्स्ट सैंपल में हमने जैसे यहां पे 4 को मार्क किया था, इनटू साइज ऑफ सेकेंड सैंपल, यानी कि दूसरा सैंपल जब हमने लिया तो उसमें कितने इंडिविजुअल्स आए, अपॉन नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स
recaptured in second sample। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको हमने मार्क किया वो फर्स्ट सैंपल में, इनटू साइज ऑफ सेकंड सैंपल में जितने भी इंडिविजुअल्स टोटल आए, मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों, अपॉन नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल्स रिकैप्चर्ड इन द सेकंड सैंपल। ये फॉर्मूला है, इसको क्या कहते हैं, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज, इसको हम कहते हैं लिंकन पीटरसन इंडेक्स। तो ये जो लिंकन पीटरसन इंडेक्स होता है, ये किसके लिए होता है? फॉर पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को एस्टिमेट करने के लिए, और वो भी कब? जब इंडिविजुअल्स जो हैं उस पॉपुलेशन के वो मोबाइल हों, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हों। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने 50 मछली पकड़ ली, वी कैच 50 फिश, और उसको मार्क कर दिया। एक हफ्ते के बाद सेकंड सैंपल जब लिया, वी कैच 40 फिश। भाई फिक्स तो है नहीं, उसी इलाके से ले रहे हैं तो 40 मछलियां आ गई। ये हो गया हमारा सेकंड सैंपल। और इन 40 मछलियों में से 5 वर मार्क्ड। इसमें से 5 हमको वो मार्क मिली जो 50 पहले मार्क की थी, उसमें से 5 इस 40 वाले सैंपल में से हमको मिल गई। तो अब इस केस में पॉपुलेशन के बाहर और अंदर, मतलब बाहर भी नहीं गया कोई और अंदर भी नहीं आया जो एरिया था, और जाहिर सी बात है कोई एक लेक होगा, पॉन्ड होगा, तो उसमें बाहर से कहाँ आ जाएगा कोई, अंदर से बाहर तो कहीं जाएगा नहीं। तो उस चीज को अज्यूम करेंगे, यानी कि एजम्पशन भी यहां पे लिख लेते हैं। एजम्पशन क्या क्या है? नो इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब कि बाहर से अंदर आना किसी पॉपुलेशन में। नो ई माइग्रेशन यानी बाहर जाना। नो न्यू बर्थ और डेथ। ये नहीं कि हमने आज सैंपल डाला मार करके और 10 साल बाद आ रहे हैं, तब तक तो पता नहीं कितनी मछलियां पैदा हो जाएं, कितनी मर चुकी होंगी। तो 2-3 दिन 4 दिन बाद ही हमको ये लेना है कि उतने दौरान कोई नया नया मछली पैदा ना हुई हो और पुरानी मरी ना हो। इतना जूम करने के बाद अगर हम पॉपुलेशन साइज अब कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल पॉपुलेशन साइज क्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे? इट विल बी, टोटल इंडिविजुअल्स कितने मार्क किए थे? 50, इनटू साइज ऑफ सेकंड सैंपल क्या है? 40, अपॉन कितने मार्क मिले इसमें? 5 मार्क मिले। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 400 आ जाएगा। यानी कि जो पॉपुलेशन साइज उस पॉन्ड में मछलियों का, जो मछली हमने निकाली थी, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज ही निकालेंगे तभी उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो उस स्पीशीज की 400 मछलियां जो है, तो ये भी रफ एस्टिमेट ही है, लेकिन कम से कम पता तो चल गया, आइडिया तो लग जाता है इससे। तो इस तरीके से पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है, कौन सी हेडिंग डाली थी हमने, किस कलर में? हाँ इसी कलर में। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया हमारा। अब इसके बाद सेकंड है नेटेलिटी। तो नेटेलिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, इसी को हम नेटेलिटी कहते हैं। अब जो नेटेलिटी रेट होता है, नेटेलिटी रेट, या इसी को हम क्या कह देते हैं? बर्थ रेट। तो नेटेलिटी रेट या बर्थ रेट, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नंबर ऑफ बर्थ्स पर फीमेल
पर यूनिट टाइम। इस तरीके से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, या नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, ऐसे भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पर कैपिटा के सेंस में भी हम इसको नेटेलिटी रेट या बर्थ रेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो नेटेलिटी है ये भी दो तरीके की हो सकती है। तो यहीं से अगर हम एरो नीचे लेते हैं, नेटेलिटी कैन अगेन बी ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं मैक्सिमम नेटेलिटी और दूसरे को कहते हैं इकोलॉजिकल नेटेलिटी। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इसको समझ लेते हैं। मैक्सिमम नेटेलिटी को, इसके और भी नाम है, इसको हम एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी भी कहते हैं, पहली चीज। दूसरा, मैक्सिमम नेटेलिटी है क्या बेसिकली? इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, उस दौरान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं उसी को हम मैक्सिमम नेटेलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब कि इस दौरान कोई भी इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, तभी मैक्सिमम नेटेलिटी अचीव की जा सकती है। और मैक्सिमम नेटेलिटी की जो वैल्यू है वो किसी गिवन पॉपुलेशन के लिए कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पॉपुलेशन। क्योंकि सब कुछ आइडियल बना दिया तो फिर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो पैदा हो सकते हैं, तो ये कांस्टेंट ही होगा। लेकिन जो इकोलॉजिकल नेटेलिटी होती है, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं रियलाइज्ड नेटेलिटी। तो ये जो होता है इट इज डिफरेंट। तो क्या डिफरेंस है इसमें? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड अंडर एक्चुअल या स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो एक्चुअल या रियलाइज्ड नेटेलिटी इसको कहते हैं कि जो वाकई में वास्तविकता है, यथार्थ है, उसमें कितने इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं वो बताएगा इकोलॉजिकल नेटेलिटी को। और जाहिर सी बात है ये क्या कांस्टेंट होगा? नहीं, नॉट कांस्टेंट फॉर अ गिवन पॉपुलेशन, या फॉर दैट मैटर किसी भी पॉपुलेशन के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। ये चेंज होता रहेगा। एज कॉम्पोजिशन क्या है पॉपुलेशन का, या पॉपुलेशन साइज क्या है, या एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। तो ये है दो तरीके का नेटेलिटी। अब नेटेलिटी में ही दो और टर्म्स जो है वो आते हैं। एक को हम कहते हैं फिकंडिटी और दूसरे को हम कहते हैं फर्टिलिटी। ये नेटिलिटी के ही पार्ट हैं, ये दोनों टर्म्स हैं। तो फिकंडिटी और फर्टिलिटी ये क्या है ये समझ लेते हैं। फिकंडिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, कब? अंडर
आइडियल एनवायरनमेंट या एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह हो तो सब ठीक है, एनवायरनमेंट लिख दिया हमने। फेकंडिटी का मतलब कि कोई एक इंडिविजुअल आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन में कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल उसके अंदर कितना है, वो फेकंडिटी हो गया। और ये जो लिमिट है फेकंडिटी की, ये कौन सेट करता है? उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जीनोटाइप। तो इट्स लिमिट इज सेट बाय जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि बाहर से तो कोई लिमिट सेट हो नहीं रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस बिल्कुल आइडियल है, किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। तो जो भी लिमिट यहाँ पे सेट होगी वो उस इंडिविजुअल के ही वजह से होगी, यानी उसका जीनोटाइप कितने जो है बार रिप्रोडक्शन एबिलिटी उसको प्रोवाइड कर सकता है, सिंपल सी बात है। अब फर्टिलिटी क्या होती है? तो फर्टिलिटी जो है ये एक्चुअल रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहें या रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस की बात करें, इसको बताता है। एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कब? अंडर प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं एक्चुअली में, उस दौरान कितना परफॉर्म कर सकता है रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट में कोई इंडिविजुअल, वो होगी उसकी फर्टिलिटी। तो अब ये दोनों फेकेंडिटी या फर्टिलिटी, ये दोनों के दोनों कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते, कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? रेट के फॉर्म में। तो एक्सप्रेस्ड एज रेट, फेकेंडिटी रेट या फर्टिलिटी रेट, ये भी रेट के ही टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेट का मतलब क्या हो गया कि मीन नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस पर इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, एवरेज वैल्यू। तो जाहिर सी बात है कभी भी एवरेज वैल्यू जो है वो फेकंडिटी की ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू फर्टिलिटी। तो ये है, ये हो गया हमारा नेटेलिटी। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एट्रीब्यूट की, मॉर्टेलिटी। तो मॉर्टेलिटी जैसा कि हम जानते हैं, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं मॉर्टेलिटी। और सिमिलरली इसमें भी मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट की बात करते हैं, तो वो क्या होता है? मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जिसको हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। और इसको भी फिर उसी हिसाब से देखना पड़ेगा हमको, पर कैपिटा 1000 में से कितने मर गए, ठीक है, पर 1000, इस तरीके से हम कह सकते हैं इसको। अब मॉर्टेलिटी भी फिर से दो टाइप की हो सकती है, जैसे कि नेटेलिटी हमने देखा था दो टाइप की, उसी तरीके से वहां पे तो मैक्सिमम नेटेलिटी और रियलाइज्ड नेटेलिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पे मिनिमम की बात करते हैं, यहाँ मरने की बात हो रही है तो मिनिमम पे रखते हैं इसको। तो मिनिमम मॉर्टेलिटी और इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी। तो फिर वही बात है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब इसको दोबारा नहीं करेंगे। मिनिमम मॉर्टेलिटी का मतलब क्या होगा कि एक तो ये कांस्टेंट होगी किसी पॉपुलेशन के लिए, और ये आइडियल या नॉन लिमिटिंग कंडीशन में क्या मॉर्टेलिटी आ रही है उसको बताएगा। सिमिलरली इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी जो होगी या रियलाइज्ड मॉर्टेलिटी कहें, तो ये गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या रेट है मॉर्टेलिटी का उसको बताएगी, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट तो होगी नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरी करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उसी हिसाब से मॉर्टेलिटी भी इकोलॉजिकल वाली जो है वेरी करेगी। मॉर्टेलिटी में ही एक और टर्म आता है लाइफ टेबल। लाइफ टेबल से क्या मतलब है?
तो लाइफ टेबल जो है वो किस चीज के लिए होता है, किस चीज को बताता है? इट इज सिंपली एन एज स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ मॉर्टेलिटी। तो एज स्पेसिफिक अकाउंट है ये मॉर्टेलिटी का, इसको हम लाइफ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले जो लाइफ टेबल बनाया था, यानी कि फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय रेमंड पर्ल 1921 में, और किसके लिए? फॉर ड्रोसोफिला पॉपुलेशन। लाइफ टेबल सबसे पहले इन्होंने बनाया था लेबोरेटरी कंडीशन में। तो लाइफ टेबल को बनाने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? किसी कोहॉर्ट का क्या फेट है उसी को फॉलो करना, सिंपल सी बात है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? कंस्ट्रक्टेड बाय फॉलोइंग द फेट ऑफ अ कोहॉर्ट। अब ये कोहॉर्ट क्या है ये आप समझ लें, फेट तो जान ही रहे हैं, भाग्य। कोहॉर्ट जो होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम एज। एक ही एज के इंडिविजुअल्स का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं कोहॉर्ट। तो किसी एक ग्रुप के इंडिविजुअल्स को ले लिया और उसके बाद उसको फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम बर्थ अंटिल ऑल द इंडिविजुअल्स आर डेड। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप। तो इस तरीके से लाइफ टेबल जो है वो चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर की जाती है। अब ध्यान दीजिए, एक और स्पेसिफिक टर्म आता है, इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवरशिप कर्व। ये क्या चीज है इसको भी समझ लेते हैं। जब किसी पॉपुलेशन का स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट पता करना होता है, स्पेसिफिक यानी कि वही जो इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी रेट की हम बात कर रहे हैं, उसको पता करने के लिए सर्वाइवरशिप कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस लिए यूज होता है? यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक mortality rate of a population। अब ये जो सर्वाइवरशिप कर्व है, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स surviving in a population at various ages। अलग अलग एज पे कितने इंडिविजुअल्स किसी पॉपुलेशन में सरवाइव कर रहे हैं, इसी चीज को सर्वाइवरशिप कर्व डिपिक्ट करता है। अब सर्वाइवरशिप कर्व के 3 जनरल टाइप्स हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफ 3 टाइप्स। और ये जो तीनों टाइप्स हैं सर्वाइवरशिप कर्व के, ये हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3।
तो पहले कर्व को समझ लेते हैं, उसके बाद अब इसमें यहाँ पे दूसरा नाम जो है इसका वो भी लिख देते हैं। टाइप 1 वाला जो होता है बेसिकली वो एक हाईली कॉन्वेक्स कर्व होता है। टाइप 2 वाला जो होता है वो मिक्सचर होता है, मिक्स्ड कर्व इसको हम कह सकते हैं। मिक्स्ड कर्व क्या कहें, अब कर्व जैसा बहुत होता भी नहीं है। मिक्स्ड कर्व ऑफ टाइप 1 and 3 ऐसे कह दें तो ज़्यादा सही रहेगा ये। और टाइप 3 जो होता है वो हाईली कॉनकेव होता है। हाईली कॉनकेव कर्व। लेट्स सी द कर्व। तीनों कर्व यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं। एक ये हो गया, लाइक दिस। तो ये वाला जो रेड वाला हमने बनाया है ये क्या है, दिस इज टाइप 1, हाईली कॉन्वेक्स दिख रहा है ये। ब्लू वाला जो है वो है टाइप 2 और जो ग्रीन वाला है ये है टाइप 3। तो इसमें इससे इस कर्व से पता क्या चल रहा है, पता लगाने के लिए एक्सिस जो है एक्स और वाई एक्सिस ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। एक्स एक्सिस जो है वो एज को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस जो है वो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स को रिप्रेजेंट करता है, कितने कितने सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 1 वाले की अगर हम बात करें तो टाइप 1 में हिसाब किताब ये है कि यहाँ पे जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम होती है, लो मॉर्टेलिटी रेट एट इनिशियल एज। मतलब कि शुरुआत में जब लाइफ की शुरुआत होती है तो उस दौरान मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम होती है टाइप 1 वाले में। और जैसे जैसे इंडिविजुअल बड़ा होता है और सेनेसेंस की तरफ बढ़ता है तो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ती है, नेचुरली जो होता है। तो इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, यानी कि ऑल्सो नोन एज डेथ एट सेनेसेंस कर्व। तो सेनेसेंस होगा तो जाहिर सी बात है जब बूढ़ा हो जाएगा ऑर्गेनिज्म तो मरेगा ही, उस समय मॉर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये इस तरीके का टाइप 1 वाला जो कर्व है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो शो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके कम बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो उन बच्चों को पालने में अपनी बहुत सारी एनर्जी और रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप 1 वाला कर्व जो है ऊपर, अब यहाँ पे जगह नहीं बची, ऑर्गेनिजम्स गिविंग बर्थ टू लिमिटेड प्रोजेनीज। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लेना चाहें तो मैमल्स, मैमल्स के बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं और जितने बच्चे होते हैं उनका लालन पालन करने में ही आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खप जाती है। ह्यूमंस का भी एग्जांपल ये इसी में सेट होगा, टाइप 1 वाले में ही। अब मैमल्स हैं तो होंगे ही। इसके बाद टाइप 3 की हम पहले बात करेंगे फिर टाइप 2 पे आएंगे। अब टाइप 3 में क्या हिसाब किताब है,
तो यहाँ पे ये है कि मॉर्टेलिटी रेट जो होती है इज हाई ड्यूरिंग अर्ली स्टेज, यानी कि शुरुआत जो लाइफ की हो रही है उस दौरान मॉर्टेलिटी रेट बहुत हाई होती है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो शुरुआत में ही मरना है, उसी दौरान सब मर जाएंगे। अगर कम होंगे तो फिर स्पीशीज सर्वाइव कैसे करेगी। तो ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू मेनी ऑफस्प्रिंग्स। और कुछ उसमें से सरवाइव करते हैं, फ्यू सरवाइव इनिशियली, लेकिन एक बार जब ये सरवाइव कर जाते हैं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। वंस दे सरवाइव, रिस्क ऑफ डेथ डिक्रीजेस। सरवाइव करने के बाद एक क्रिटिकल साइज अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद जो मरने का खतरा है वो कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर। ऑयस्टर के केस में क्या होता है, जब ये शुरुआती दौर में होता है यानी कि मॉर्टेलिटी इज वेरी हाई ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, इस दौरान मॉर्टेलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन जब इंडिविजुअल जो है वो वेल एस्टेब्लिश हो गया, व्हेन वेल एस्टेब्लिश्ड, तब रेट कम हो जाता है मॉर्टेलिटी का। एस्टेब्लिश्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजेस। भाई सेटल हो गया ना, ऑयस्टर क्या है, यहाँ से पर्ल वर्ल मिलता है, तो एक बार सेटल हो गया तो उसके बाद तो पड़ा रहेगा सरफेस पे बेंथिक होके, तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर शेल वेल भी आ गई तो सरवाइव करेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 2 वाला क्या है, टाइप 2 में जो होता है, यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप में हो इंडिविजुअल, मौत का खतरा उतना ही बना रहता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं mortality rate is constant in all age groups। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ज़्यादा या बाद में ज़्यादा, किसी भी एज ग्रुप में रहे मरने का खतरा बरकरार रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है सेवरल बर्ड स्पीशीज। रोज उनको जाना है दाना चुगने, और फिर नीचे दाना चुग रहे हैं तो कभी सांप खा जाएगा, कभी ऊपर से चील मार के खा जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने की चिड़िया होगी तो उसको कम खाएगा चील, और 1 साल की होगी तो उसको ज़्यादा, ऐसा नहीं है, सबके साथ उतना ही डर बना हुआ है। तो सिर्फ बर्ड स्पीशीज की ही बात नहीं है यहाँ पे ऐसे ह्यूमंस भी इंक्लूड हो जाएंगे जहाँ पे ना उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है ना हाइजीन मिल रही है, तो किसी भी उम्र में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से या बीमारी से जान जा सकती है। तो टाइप 2 का एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस लिविंग इन पुअर हाइजीन और न्यूट्रिशन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट, ये भी टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व को बिलोंग करेंगे। तो ये हो गया मॉर्टेलिटी। इसमें 2 टर्म और है, सिमेलपेरस इटेरोपेरस, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जो है वो सफिशिएंट है आज के लिए।